अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। वी आर स्टडिंग द थर्ड प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन, दैट इज द एक्सेस बर्डन ऑफ टैक्स। और इसमें हमने अज्यूम किया था कि एक्स एंड वाई बोथ आर इंडिपेंडेंट कमोडिटीज। What is the efficiency cost of tax? Basically, efficiency cost of tax means the excess burden of the tax, which is calculated by subtracting the total amount of tax paid by the paid and minus the benefits they yield। मतलब जो हमने टैक्स पे किया है और तो जो जो बेनिफिट अटेन किए, इनका डिफरेंस जो है वो एफिशिएंसी कॉस्ट ऑफ टैक्स लाएगा। सर जी बेटा। सर ये जो एफिशिएंसी कॉस्ट ऑफ टैक्स है, जी इसकी कोई एग्जांपल बताएंगे? मुझे समझ नहीं लग रही, मतलब कि ये क्या किस तरह मेजर करेंगे? ऑब्वियसली ये मैथमेटिकली मेजर होता है, जिसमें और उसके लिए हमें वेलफेयर को, बेनिफिट्स को भी मेजर करना पड़ता है। यहाँ पे जस्ट हम थोरेटिकली मतलब स्टडी कर रहे हैं। जी जैसे सर। मतलब टैक्स पे किया है, हम टैक्स पेयर हैं, हम जैसे जुबानी गुलामी कहते हैं कि हमने टैक्स इतना ज़्यादा पे किया है, हमें उतने बेनिफिट नहीं मिल रहे। जी सर। तो जो टैक्स पे किया है वो भी मैथमेटिकली वो तो मेजरेबल मौजूद है, उसका कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो बेनिफिट्स जो हैं वो बेसिकली थोरेटिकल हैं, है वो भी न्यूमेरिकल, लेकिन उनको मेजर करना, उसके मेजरमेंट डिफरेंट मौजूद है, डिफरेंट मेजरमेंट्स मौजूद है। अब मुझे किस तरह के बेनिफिट मिल रहे हैं उसका सिनेरियो डिफरेंट है कि जो आपको बेनिफिट मिल रहे होंगे, या आपकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, मेरी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है बेनिफिट्स की सूरत में। खैर, अगर उसको भी मेजरेबल यूनिट्स में ले आए तो टैक्स में से जब बेनिफिट्स को माइनस करेंगे, ठीक है, अगर कुछ आता है, अगर कुछ आए तो फिर वो होगा एक्सेस बर्डन ऑफ टैक्स या एफिशिएंसी कॉस्ट ऑफ टैक्स। मतलब हम कहेंगे कि मैथमेटिकली कि हमने टैक्सेस जो है वो ज़्यादा पे किए हैं और हमें उसके जो न्यूमेरिकली बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो कम मिल रहे हैं। तो जो इसका डिफरेंस होगा वो एफिशिएंसी कॉस्ट ऑफ टैक्स होगा या एक्सेस बर्डन ऑफ टैक्स होगा। अंडरस्टैंड कर रहे हैं बात? यस सर। जी जी सर। थैंक यू सर। So here is the theoretical measurement. You can see that welfare cost is equal to MRT minus MRS. MRT means margin rate of transformation, which is the slope of production possibility frontier. Or this is production side, and obviously it is represented by the supply curve and in partial equilibrium analysis. And MRS, margin rate of substitution, is the slope of indifference curve, which is consumer side, and it is represented by the demand curve in the partial equilibrium analysis. And here is the diagram. Here you can see that MRT production side, जैसे मैंने बोला, that is the slope of production possibility frontier, and it is represented by the supply curve. And this is MRS, margin rate of substitution, means buyer side. It is represented by the demand curve. Here आउटपुट इज मतलब x नॉट से x1 पे आउटपुट शिफ्ट हो रही है। एंड हेयर यू कैन सी ए बी बेसिकली इज कलेक्टेड, टैक्सेस कलेक्टेड बाय द कलेक्टर और गवर्नमेंट। ए बी क्या है? ये है टैक्सेस जो जो है वो कलेक्ट कर रही है, गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है। ये जो बाकी पॉइंट्स लिखे हैं फर्दर ये एक्सप्लेन होंगे, अभी बार बार आपको डायग्राम में दिखाऊंगा यही ताकि हम इसको क्लैरिटी हो सके। So here welfare cost is equal to the E plus F. E plus F is the welfare cost. ये वही है ट्राइएंगल बेसिकली, दिस वन। ये जो ए बी डिस्टेंस है ये टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है, और ये जो ई और एफ होगा ये बेसिकली क्या होगा? वेलफेयर कॉस्ट होगी। आप बेसिकली जानते होंगे प्रोड्यूसर सरप्लस के बारे में, कंज्यूमर सरप्लस के बारे में। अगर मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो डिमांड कर्व के नीचे वाला हिस्सा होता है ये बेसिकली कंज्यूमर सरप्लस कहलाता है, और ये वाला एरिया
ABE, ये एरिया क्या कहलाता है? कंज्यूमर सरप्लस। इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर और डिमांड कर्व से नीचे, ये एरिया क्या कहलाता है? कंज्यूमर सरप्लस। एंड और ये सप्लाई कर्व के ऊपर वाला हिस्सा, इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे वाला हिस्सा, मीन CDF, ये कहलाता है प्रोड्यूसर सरप्लस। ये क्या कहलाता है? प्रोड्यूसर सरप्लस। AB, ये प्रोडक्शन में कमी आई, ये टैक्स लगा AB, और ये E और F जो है ये वेलफेयर कॉस्ट कहलाएगी। ये उसी ट्राइंगल को आपके सामने लिखा है, इन ऑर्डर टू डिराइव द फार्मूला इफ वी मेजर इट बाय यूजिंग द फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, अगर हम एरिया के लिहाज से इसको मेजर करना चाहें, सो देयरफॉर देखें वेलफेयर कॉस्ट इज इक्वल टू दिस वन T, दिस वन इज T मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एक्स, मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एक्स एंड डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2। और ऑब्वियसली इसके साथ नेगेटिव साइन होगा क्योंकि वेलफेयर कॉस्ट है, कॉस्ट बियर करना पड़ेगी। सो इसके साथ नेगेटिव साइन होगा, इसका वेलफेयर पे नेगेटिव इम्पैक्ट है। ये सिर्फ एरिया वाइज कलेक्ट किया गया। जैसे हमने एक स्केयर हो हमारे पास, तो स्केयर का हमने फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई बाय बेस, ठीक है? वही चीज है, क्योंकि ये ट्राइंगल है तो उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दिया है, T मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एक्स और डिवाइडेड बाय 2। So according to above formula, we can say that more the change in x, the greater the average cost will be, welfare cost will be. तो जितना x में चेंज ज्यादा होगी, आप अगर डायग्राम की तरफ भी चले जाएं, प्रीवियस अगेन मैं आपको बताऊंगा, डायग्राम पे तरफ चले जाएं, तो जितना x में ज्यादा चेंज होगी, जितनी x में ज्यादा चेंज होगी उतनी ही वेलफेयर कॉस्ट ज्यादा होगी। आपके सामने है डायग्राम में, देखें, पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस एक्सप्लेन कर रहा है। जितने x में चेंज ज्यादा होगी उतनी ही वेलफेयर कॉस्ट जो है वो ज्यादा होगी। द एनालिसिस वुड नॉट सर्व इट्स पर्पस इफ वी वुड नॉट ब्रेक डाउन द इफेक्ट्स ऑन बायर, सेलर एंड टैक्स गेनर। ऑब्वियसली इस एनालिसिस का मकसद है कि हम बायर, सेलर और टैक्स गेनर सबके सब पे जो इफेक्ट हो रहा है उसको हम बेसिकली individually study कर सकें। Therefore, let's consider the diagram again. This time we will see it for the losses of buyers and sellers after tax and gain by the tax receiver. Here the diagram again. जैसा मैंने अगेन एक्सप्लेन किया है कि ये जो डिमांड कर्व है, इसके नीचे वाला इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर वाला, ये कंज्यूमर सरप्लस है। अब जब टैक्स लगा तो कंज्यूमर सरप्लस में कितना लॉस हुआ? कंज्यूमर सरप्लस लॉस हुआ B और E के बराबर, B और E के इक्वल। कितना रह गया रिमेनिंग कंज्यूमर सरप्लस? वो रह गया A के बराबर। अब B E में से जो है वो B जो है वो तो सोसाइटी में गया, और ये E जो है ये है वेलफेयर कॉस्ट। यही चीज है जो यहाँ पे दोबारा एक्सप्लेन होगी। लॉस ऑफ कंज्यूमर एज पर आवर assumption at the start of this lecture, if px over py rises, it will not affect the demand of y। मतलब x की प्राइस बढ़ गई है तो y की डिमांड नहीं बढ़ेगी। ये हमने सबसे स्टार्ट में assumption ली थी कि दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों इंडिपेंडेंट है, एक का कस्टमर दूसरी की तरफ नहीं जाएगा। सो कंज्यूमर इज नॉट बाइंग द चीपर कमोडिटी, मोर डेट इज वाई एंड आल्सो बाइंग लेस ऑफ एक्स। लेकिन एक्स को वो कम परचेज करना जरूर स्टार्ट कर देगा। सो एज इट रिड्यूसेस फ्रॉम एक्स नॉट टू x1, बिफोर टैक्स बायर वाज विलिंग टू पे a plus b plus e for x naught. So after tax x1, it has only left with a as consumer surplus. So the loss is b plus e. मैं अगेन डायग्राम पे जाके इस लॉस ऑफ कंज्यूमर को एक्सप्लेन करता हूँ। प्राइस ऑफ एक्स में इजाफा हुआ, एक्स की प्राइस में इजाफा हुआ, एक्स की प्राइस में इजाफा हुआ तो एक्स की ये देखें प्रोडक्शन डिमांड दोनों में कमी आ गई, बैकवर्ड आ गया हम।
ऐसा नहीं है कि वाई की तरफ कस्टमर चल जाएंगे, वो हमने अज्यूम कर लिया स्टार्ट में। पहले कंज्यूमर सरप्लस था ए प्लस बी प्लस ई के बराबर। जब प्राइस में इजाफा हुआ, टैक्सेस लगे ना, टैक्सेस की वजह से इजाफा हुआ है, ऑब्वियसली टैक्स लगा है इसलिए इजाफा हुआ है, और ए बी ये टैक्स में हो रहा है, और ऑब्वियसली ये कंज्यूमर भी पे कर रहा है, प्रोड्यूसर भी पे कर रहा है, दोनों इक्वली पे कर रहे हैं यहाँ पे डायग्राम में, क्योंकि दोनों के डिमांड और सप्लाई कर की जो शेप है वो सेम है, मतलब दोनों इलास्टिक है या दोनों इन इलास्टिक है कह सकते हैं, यहाँ पे इलास्टिक है। तो जो कंज्यूमर सरप्लस था बिफोर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टैक्स, that was a plus b plus e. After implementation of tax, the consumer surplus is only a. The consumer surplus is only a. So this is a loss in consumer surplus which is equal to b plus e. This is a loss in consumer surplus which is equal to b plus e. जहां पे कंफ्यूजन हो मुझे रोक कर पूछ लीजिएगा जो ना समझ आए। इट्स बेटर के एक्सक्यूज मी सर। जी सर जिस तरह आपने वो रेफरेंस दिया है कि ये जो ई और एफ जो है वो वेलफेयर कॉस्ट है हमारी, जी, लेकिन ये डेड वेट लॉस्ट इसको मतलब कंज्यूमर और प्रोड्यूसर सरप्लस में तो कहा जाता था। जी वही तो चीज है, इसमें ये वही सेम चीज है, चीज है? वही चीज है, जी सर। वही चीज है बेटा। बस आप उसे उसका थोड़ा एंगल चेंज कर रहे हैं, फर्म के लिए कर रहे हैं तो उसका नाम और दे दिया है, अब कंट्री के लिए कर रहे हैं तो नाम और दिया है, डेड वेट लॉस ही है बेसिकली। जी सो आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टैक्स और इंक्रीज इन द प्राइसेस, the consumer surplus becomes only a point. So b plus e is the loss in consumer surplus. Now let's see the loss of supplier in terms of y factor. Honor loss in income as not change in demand of y, so no increase in earning. As far as x producer is concerned, if producer produces less of x naught, x naught, then his surplus was c plus d plus f. After implementation of tax, producer produces x1. Now the producer surplus is only d. So the loss in producer surplus is c plus f. So again डायग्राम की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं डायग्राम में कैसे है। जिस तरह मैंने बताया कि प्रोड्यूसर सरप्लस जो है वो सप्लाई साइड के ऊपर वाला हिस्सा और इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे वाला जो है वो प्रोड्यूसर सरप्लस लाता है। मींस C प्लस D प्लस F, प्लीज सी द मूवमेंट ऑफ कर्सर, C प्लस D प्लस F, दिस इज द प्रोड्यूसर सरप्लस, दिस इज प्रोड्यूसर सरप्लस। आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टैक्स, आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टैक्स एक्स की प्रोडक्शन जो है वो उसमें कमी आई है, क्योंकि हमने ये अज्यूम कर लिया है कि कस्टमर जो है वो एक्स का वाई की तरफ नहीं जाएगा, एक्स की प्राइस बड़ी है तो कस्टमर जो है वो वाई की तरफ नहीं जाएगा, वाई की प्रोडक्शन में इजाफा नहीं होगा, वाई का सेम वही चलता रहेगा। सो एक्स की प्रोडक्शन में कमी आई है, जिससे आप देखें कि ये ए और बी ऑब्वियसली टैक्स कलेक्ट हो रहा है, तो प्रोड्यूसर सरप्लस में कितनी कमी आई है, सी और एफ के इक्वल। मतलब अब प्रोड्यूसर सरप्लस कितना है, that is equal to D only. So loss in producer surplus is equal to C plus F. Loss in producer surplus is equal to C plus F. So ये आपके सामने समरी है इसकी, इस प्रिंसिपल की। We may conclude it with the help of following table. Consumer loss क्या है, माइनस बी माइनस ई। टैक्स लगने के बाद, टैक्सेस लगा है, प्राइसेस बढ़ी है, तो कंज्यूमर लॉस क्या है, बी प्लस ई। ये देखें डायग्राम में बी और ई ये क्या था, कंज्यूमर लॉस। इसी तरह प्रोड्यूसर लॉस जो है वो क्या होगा, ई एफ। उसको माइनस में इसलिए लिखा क्यों, लॉस है। प्रोड्यूसर लॉस देखें माइनस ई माइनस एफ। अब जो लॉस हुआ है वो डिवाइड होगा गेनर के दरमियान और सोसाइटी के दरमियान, गेनर के दरमियान और सोसाइटी के दरमियान। ये B प्लस C ये तो जाएगा सोसाइटी को, और ये E और F जो जिसे आप डेड वेट लॉस कह रहे हैं, ये डेड वेट लॉस है, ये बेसिकली एक्सेस टैक्स बर्डन है, ये बेसिकली एफिशिएंसी कॉस्ट ऑफ टैक्स है।
या डेड वेट लॉस है। सो ई और एफ ये भी जो है वो ये जो है वो आप गेनर जो है वो बी सी गेन कर रहा है, रेवेन्यू जाएगा, और सोसाइटी जो है वो सेक्रीफाइस करेगी लॉस ई और एफ की सूरत में। ये माइनस ई माइनस एफ जो है इसकी सूरत में सेक्रीफाइस करेगी, और दिस इज द रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट, मतलब गेनर जो है वो गेन करेगा। सो एज अ सोसाइटी बायर एंड सेलर बोथ हैव टू पे द कॉस्ट ई प्लस एफ। दिस इज कॉल्ड एज अ टैक्स बर्डन, एक्सेस टैक्स बर्डन। फाइनली द मोर, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है तो बता दें, क्योंकि ये जो फिर अगेन एक नई चीज़ है। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो यू आर फ्री टू आस्क। नो सर। Finally, the more elastic demand and supply of the taxed commodity, the greater will be the efficiency cost of a given per unit tax on a given commodity. मतलब जितने जितना डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व ज्यादा इलास्टिक होगा उतनी ही एफिशिएंसी कॉस्ट ज्यादा होगी। जितना डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व ज्यादा इलास्टिक होगा उतनी ही एफिशिएंसी कॉस्ट जो है वो ज्यादा होगी। सो यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन किसी को है तो यू आर फ्री टू आस्क। मैं आप लोगों के साथ हैंडआउट्स भी शेयर, हैंडआउट्स नहीं स्लाइड शेयर कर दूंगा। आप बुक भी कंसल्ट कर सकते हैं, चैप्टर 3 मैंने बताया जिस तरह, बुक आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर है, तो बुक से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। जहाँ पे कन्फ्यूजन हो मेरे से भी पूछ सकते हैं, बुक से भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क फ्रीली।